नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौहान द भीम एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से अपने भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत अपनों ने दो बड़े और महत्वपूर्ण वंश गुप्त और मौर्य वंश की चर्चा कर ली, उनकी प्रशासन की चर्चा कर ली। आज अपने उसी से जुड़ती हुई कड़ी एक भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा प्रश्न उठाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बड़ा नाम, एक बड़ा महत्वपूर्ण है। बात कर रहा हूं दोस्तों मैं वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश की। पुष्य भूति वंश इतिहास का वो वंश है जिसमें भाई भाई में, पुत्र पिता में, भाई बहन में एक ऐसा प्रेम देखने को मिलता है जो आज भी जिसका अभाव है। अपने जितना भी इतिहास पढ़ते हैं, चाहे अपनों ने अशोक को पढ़ा, चाहे अपनों ने गुप्तों को पढ़ा, इनका इतिहास एक रक्त रंजित इतिहास रहा है। भाई भाई को मार रहा है गद्दी के लिए, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, यानी इनका इतिहास एक रक्त रंजित इतिहास रहा है। परंतु जब अपने वर्धन वंश को पढ़ते हैं तो इनमें जो एकता, इनमें जो लगाव था, वो शायद कभी अपने को देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश या इसको पुष्य भूति वंश भी कहा जाता है। पुष्य भूति वंश बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही शानदार है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक कहानी है, कहानी चलाते जाएंगे और उसके अंदर जो किरदार है वो लाते जाएंगे, बड़ा ही आसान है। दोस्तों, शुरू कर रहे हैं वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश की। थोड़ी सी बात कर लेता हूं गुप्तों की। गुप्त एक ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तरी भारत के अंदर अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि दक्षिण भारत में वह अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका, परंतु उत्तर भारत को इसने एक सूत्र में बांध दिया था। परंतु जैसे ही गुप्तों का पतन हुआ, दक्षिण के अंदर पांड्य, चेर, चोल, पल्लव, इस प्रकार के वंश जो दक्षिण के अंदर बड़े ही विकसित हुए, उनका उत्थान हुआ। परंतु उत्तरी भारत के अंदर छोटे छोटे राजवंश थे जो अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये गुप्तों के सामंत या उनके ही बड़े अधिकारी थे जो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश की स्थापना 590 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। 590 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने की, इसलिए इस वंश का नाम भी पुष्यभूति वंश पड़ गया। अब इस समय की थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। इस समय क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि राजनीतिक स्थिति देखने के पश्चात अपने को ये बड़ा ही अच्छा समझ में आएगा। इस समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो देख लेते हैं। यहां पड़ता है अपना हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक महाजनपद पड़ता है श्रीकंठ। श्रीकंठ नामक एक महाजनपद पड़ता है जिसकी राजधानी थी थानेश्वर वर्तमान हरियाणा के अंदर एक छोटा सा जिला है जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा नाम है जो अपने पौराणिक कथाओं के अंदर पढ़ते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था यहाँ पे। इसने एक ऐसे विनाश को देखा है जिस विनाश को आज तक कोई नहीं देख पाया। तो दोस्तों, जो श्रीकंठ महाजनपद है, इसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर के अंदर ही एक व्यक्ति जिसका नाम है पुष्यभूति। पुष्यभूति ने यहाँ पे पुष्यभूति या वर्धन वंश की क्या कर दी साहब, स्थापना कर दी। कब की? 590 ईस्वी में। इस समय की अगर राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो आपने देखा हुआ इधर कन्नौज। देखो दोस्तों, जब अपने गुप्त पढ़ा था, मौर्य पढ़ा था, तब तक जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि का जो प्रमुख केंद्र रहा वो पाटलिपुत्र रहा। परंतु जैसे जैसे गुप्तोत्तर काल आता गया, उस पाटलिपुत्र की जगह इस कन्नौज ने ले ली थी। कन्नौज यूपी के अंदर है वर्तमान, बड़ा फेमस है यूपी के अंदर कन्नौज। और यहाँ एमपी के अंदर एक स्थान पड़ता है मालवा। एमपी के अंदर स्थान पड़ता है मालवा। और
पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के ऊपर इस समय गोडों का शासक था। गोड ब्राह्मण थे। गोडों का एक बड़ा ही प्रमुख शासक रहा है शशांक। शशांक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक है शशांक। इसकी चर्चा भी अपने इसी के साथ करेंगे। और इधर पड़ता है आपका असम को उस समय कामरूप कहा जाता था। कामरूप वर्तमान में भी असम का एक छोटा सा प्रांत है, परंतु उस समय असम का पूरा नाम ही कामरूप था। कामरूप के अंदर प्रभाकर वर्मा नामक एक राजा राज्य कर रहा था। प्रभाकर वर्मा नामक। पश्चिम बंगाल के अंदर गौड़ वंश का राजा शशांक था। मालवा के अंदर एक स्वतंत्र राजा था जिसका नाम था देवसेन गुप्त का पुत्र था। देवसेन गुप्त राजा कर रहा था। इसके कई पुत्र थे, जैसे मैं बात करूं कुमार गुप्त, माधव गुप्त, परंतु इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था देवगुप्त इसका बड़ा पुत्र था। इसने 2 शादियां की थी। 2 शादियों में जो इसकी छोटी पत्नी थी उसके 2 पुत्र हुए थे, माधवगुप्त और कुमारगुप्त अपने पहले भी पढ़ चुके हैं जब अपनों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, गुप्त साम्राज्य पढ़ा था। कुमारगुप्त बहुत बड़ा नाम है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, शकरादित्य। तो ध्यान रखिएगा कि देवसेन गुप्त जिसने मालवा के अंदर एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, इसने 2 शादियां की थी। 2 शादियों में इसके बड़ी रानी का पुत्र देवगुप्त था और छोटी रानी का पुत्र माधवगुप्त और कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त देवगुप्त इनकी आपस में बनती नहीं थी। तो इस देवसेन गुप्त ने क्या किया, इन दोनों को इस पुष्यभूति के जो वंशज हैं उनके पास इनको छोड़ दिया ताकि इनका लालन पालन अच्छी तरीके से हो सके। अब पुष्यभूति के बाद अनेक राजा आए। मैं बात करूं राज्यवर्धन की, नरवर्धन की, आदित्यवर्धन की, अनेक राजा आए। परंतु इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर उन्हीं शासक, उन्हीं राजा या उन्हीं व्यक्तियों का नाम अपने पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ खास किया हो। तो इसी कड़ी में आगे एक राजा हुआ जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन नामक एक राजा हुआ। ये इस वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो वो प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रभाकर वर्धन एक बड़ा राजा था, बड़ा नाम था। इसने परम भागवत, महाराजाधिराज जैसी अनेक शक्तिशाली उपाधियां धारण की थी। इससे अपने को पता चलता है कि हो न हो ये एक बड़ा राजा था दोस्तों। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का नाम ही वर्धन वंश है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं बात करूं वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन ही था। इस देवसेन गुप्त ने अपने दोनों पुत्रों को इस प्रभाकर वर्धन के पास छोड़ दिया। अगर मैं बात करूं प्रभाकर वर्धन की पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती इसकी पत्नी का नाम था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। देवसेन गुप्त ने इस देवगुप्त के डर से अपने दोनों पुत्रों को इसके अधीन छोड़ दिया ताकि इसका अच्छी तरीके से लालन पालन कर सके, क्योंकि इनकी आपस में कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारी थी। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर गौड़ वंश का शशांक राज्य कर रहा था। असम का प्रभाकर वर्मा राज्य कर रहा था। कनौज के अंदर एक वंश था जिसका नाम है मोखारी वंश। ये भी एक शक्तिशाली वंश था, मोखारी वंश का जो राजा था वो था ग्रह वर्मा। तो ये उस समय की राजनीतिक स्थिति थी जब प्रभाकर वर्धन कनौज यानी थानेश्वर हरियाणा के अंदर अपना राज्य कर रहा था। उस समय की राजनीतिक स्थिति ये थी।
तो ये आपको पता चल गया होगा कि उस समय कौन कौन से राजवंश थे, उन पर किस किस ने शासन कर रखा था। तो अब इसी कड़ी को अगर आगे लेते हुए चलते हैं दोस्तों। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उन 3 पुत्रों को देखना। यशोमती और प्रभाकर वर्धन। यशोमती व प्रभाकर वर्धन से 3 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें नंबर सबसे बड़ा था वो था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। इसके बाद में एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम मिलता है अपने को राज्यश्री। और एक बड़ा ही शानदार पुत्र जिसकी अपने चर्चा करने वाले हैं आधुनिक इतिहास प्राचीन इतिहास का एक बड़ा राजा जिसका नाम हर्षवर्धन। बड़ा नाम है, एक इसकी बड़ी चर्चा करेंगे। तो प्रभाकर वर्धन और यशोमती से राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन, इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस समय की राजनीतिक स्थिति अपन ने देख ली कि किस समय कौन सा राजवंश राज्य कर रहा था। अब देखना दोस्तों, इस समय एक विदेशी जाति थी हूण। इस समय एक विदेशी जाति थी हूण, जो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। बर्बर जाति थी हूण। हूण इस पश्चिम दिशा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हूण इस पश्चिम दिशा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो इस समय थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन राज्य कर रहा था। प्रभाकर वर्धन ने वैसे तो बहुत बार हूणों को पराजित किया था। हूण इसके नाम तक से डरते थे। तो जैसे ही अपने धीरे धीरे वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ, तब इसने अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को इन हूणों के खिलाफ भेजा आक्रमण करने के लिए। भी पुत्र तुम जाओ और इन हूणों को इस सीमा से दूर खदेड़ाओ। तो राज्यवर्धन ने अपनी एक बड़ी सेना लेकर इस हूणों के खिलाफ अभियान करता है। इस अभियान में जो इसका छोटा भाई था हर्षवर्धन भी इसके पीछे पीछे एक छोटी टुकड़ी लेकर चलता है ताकि इन पर कोई पीछे से आक्रमण न कर दे। तो ये कहानी है, समझनी है आपको। राज्यवर्धन हूणों की तरफ चलता है, हर्षवर्धन भी इसके पीछे पीछे चलता है। इनके साथ एक इनका मामेरा भाई था भंडी। इनका मामेरा भाई था, यानी मामा का लड़का था भंडी भी इस राज्यवर्धन के साथ गया था इस अभियान में। तो आगे जब पहुंचता है तो इनको पता चलता है कि जो प्रभाकर वर्धन है, अर्थात इनके पिता श्री हैं प्रभाकर वर्धन, इनकी क्या हो गई, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई, यानी अंतिम समय में थे। तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को यहां से वापस क्या होता है, लौटना पड़ता है। तो राज्यवर्धन और जो हर्षवर्धन था, ये दोनों अपनी सेना लेकर वापस चले। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि पिता अपनी अंतिम समय में जी रहे थे। तो आने के बाद देखते हैं भी पिता बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर थी। स्थिति गंभीर होने के कारण आखिर में 605 ईस्वी में इस प्रभाकर वर्धन की क्या होगी साहब, मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसकी माता थी यशोमती, यानी प्रभाकर वर्धन की पत्नी, और राज्यवर्धन और हर्ष, इन दोनों की जो माता थी यशोमती ने सती सैया लगाकर उसके ऊपर अपने आप को बिठा दिया और क्या हो गई, जल गई, अर्थात सती हो गई। ये जो हुआ इससे थोड़ी से समय पहले की बात है, यानी जब प्रभाकर वर्धन जीवित थे तब की बात है। तब मैंने बताया था कि तब मैंने आपको बताया था कि जो कन्नौज है, कन्नौज के ऊपर एक मोखारी वंश है। कन्नौज पर मोखारी वंश का जो ग्रह वर्मा था वो राज्य कर रहा था। तो इस जो प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम
राज्यश्री था, राज्यश्री, राज्यश्री और इस ग्रह वर्मा का क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था, विवाह कर दिया। उस विवाह के पश्चात ये घटनाक्रम होता है और 605 ईस्वी में क्या होती है साहब, इन दोनों, इनके माता और पिता दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिस दिन इनकी माता और पिता की मृत्यु हो जाती है उसी समय यहाँ पे पड़ता है अपना मालवा। मालवा, मालवा का एक शासक है देवगुप्त, मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त ने, और इधर बंगाल का मैंने बताया था कौन शासक था, बंगाल का था दोस्तों शशांक। शशांक, शशांक बड़ा ही क्रूर शासक था, यानी ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। तो ये जो बौद्ध धर्म था इससे बड़ी नफरत करता था। तो उल्लेख मिलता है कि इसने जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष गया बिहार के अंदर है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था और महात्मा बुद्ध के जो पैर चिन्ह या जो पद चिन्ह थे उनको भी इसने गंगा नदी में फेंकवा दिया था। ये बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी था, इसने बहुत सारे स्तूप और बहुत सारे मंदिरों को क्या किया था साहब, ध्वस्त किया था। तो शशांक और देवगुप्त की आपस में अच्छी मित्रता थी। तो शशांक ने देवगुप्त से कहा कि आप इस ग्रह वर्मा पर क्या कीजिए साहब, आक्रमण कीजिए। आक्रमण करने के पश्चात हम इस उत्तरी भारत को आधा आधा बांटकर शासन करेंगे, आधा आधा बांटकर शासन करेंगे। तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तब इस देवगुप्त ने इस ग्रह वर्मा पर आक्रमण किया। जिस दिन क्या हुआ, पिता की मृत्यु हुई, माता भी सती हो गई थी, यानी दो भाई बड़े ही व्याकुल थे। उसी समय इस देवगुप्त ने इस ग्रह वर्मा पर क्या किया, आक्रमण किया। इसमें ग्रह वर्मा मारा गया, परंतु राज्यश्री ने इनका डटकर मुकाबला किया। परंतु धीरे धीरे जब युद्ध अपनी अंतिम समय में पहुंचा तो राजश्री ने देखा कि जो अपनी निर्दोष प्रजा थी, निर्दोष जनता थी, वो भी धीरे धीरे मर रही थी। तो इसने इसके साथ संधि की, समझौता किया, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर देने के पश्चात भी इस देवगुप्त ने राजश्री को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। राजश्री को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, अर्थात पैरों में बेड़ियां डाल दी और अपने साथ ले गया। ये सभी घटना हुई। इस सभी घटना के साथ में जो राज्यवर्धन था वो अपनी पिता की मृत्यु से व्याकुल था। व्याकुल होने के कारण इसने सोचा भी अब जो अगला राजा बनने वाला था वो तो ये राज्यवर्धन ही बनने वाला था। परंतु राज्यवर्धन अपने पिता की मृत्यु से इतना आहत हुआ, इतना दुखी हुआ, इसने सोचा अभी मैं राजा नहीं बनूंगा, कि मैं सिर्फ संन्यास ही ग्रहण करूंगा। इसके छोटे भाई हर्ष ने समझाया, अन्य सामंत राजा थे उन्होंने समझाया भी आप एक वीर शासक हो, आप एक दयालु शासक हो, आपको इस साम्राज्य पर राज्य करना चाहिए ताकि जनता का उद्धार हो सके। तो जो राज्यवर्धन था वो अगला थानेश्वर पर राज्य करता है। उसी समय जो देवगुप्त था, देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी थी, ग्रह वर्मा की, अर्थात राज्यवर्धन के बहनोई जीजाश्री की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तब एक कुंतल इनका एक मंत्री था, ये सभी घटना इनको कुंतला के बताता है भी आपका जो जीजाश्री है उसकी इस दुष्ट देवगुप्त ने क्या कर दी, हत्या कर दी। तब प्रभाकर वर्धन का खून खोल उठा, जोश में आ गया और उसने उसी समय अपनी एक सेना लेकर इस देवगुप्त की ओर आक्रमण करने के लिए चला गया। परंतु जो छोटा भाई हर्ष था वो भी बड़ा वीर था, वो भी उनके साथ आना चाहता था, परंतु राज्यवर्धन ने कहा भी मैं जा रहा हूं, पीछे शासन व्यवस्था भी संभालनी है, इसलिए हर्ष को वहीं रुकना पड़ा। पर जो राज्यवर्धन था वो इस देवगुप्त पर आक्रमण करने के लिए चला गया। आगे उल्लेख मिलता है कि जैसे राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया तो मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही इसने देवगुप्त की क्या कर दी,
हत्या कर दी। इधर मैंने बताया था आपको बंगाल, बंगाल का जो राजा था, बंगाल का जो शासक था वो कौन था साहब? है शशांक था, शशांक था। शशांक और देवगुप्त की अच्छी बनती थी, तो इसने सोचा भी देवगुप्त तो मारा गया, देवगुप्त तो मारा गया, तो शशांक ने इस राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन के आगे जाकर समर्पण कर दिया, माफी मांगी और इसको कहा कि मैं मेरी जो पुत्री है उसका विवाह आपके साथ करवा दूंगा। ऐसी शर्त रखकर इसको राज्यवर्धन को अपने साथ ले गया। कौन? ये शशांक अपने साथ ले गया। साथ ले जाकर आगे जाकर इसने धोखे से इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। यानी राज्यवर्धन भी मारा गया, ग्रह वर्मा भी मारा गया, यानी छोटे से समय के अंदर एक इतना बड़ा उलटफेर हो गया। अब जो अगला शासक बना वो बना हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बड़ा दुखी था भी, क्योंकि हर्षवर्धन अपने पिता, माता, भाई और बहनोई इन सभी को खो चुका था। तो जैसे तैसे करके हर्षवर्धन राजा बना था। राजा बना तो इसको आकर इस जो कुंतल था, कुंतल ने इसको आकर सूचना दी कि आपके जो बड़े भाई हैं राज्यवर्धन, उन्होंने देवगुप्त को तो मात्र कुछ समय में हरा दिया, परंतु उस शशांक ने धोखे से उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इससे हर्षवर्धन क्रोधित हो गए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी से, इस संपूर्ण पृथ्वी से घोड़ों का विनाश कर दूंगा, वरना मैं अग्नि में पतंगों की भांति जलकर अपनी जान दे दूंगा। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की और अपनी सेना लेकर चल पड़े। कहां? उस गौड़ शासक शशांक के सामने। शशांक, शशांक जैसे मैंने बताया था, इस समय जो असम था, यहां पर जो असम है उस समय उसको कामरूप कहा जाता था, कामरूप। तो कामरूप का जो राजा था वो समय कौन था? यानी ग्रह वर्मा की हत्या होगी। शशांक, और शशांक का जो मित्र था वो कौन था? देवगुप्त। देवगुप्त, देवगुप्त की हत्या हो गई। हर्षवर्धन इस शशांक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ता है, चल पड़ता है। बड़ी सेना थी। जैसे ही शशांक को इसके बारे में पता चला तो इसके बाद में इतिहास मौन है। इसके बाद में इतिहास कुछ नहीं कहता कि शशांक का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस समय जो असम का यहाँ पे प्रभाकर वर्मा, जो प्रभाकर वर्मा राजा था, इसका एक किस्सा मिलता है कि आपने एक नाम पढ़ा होगा हर्षवर्धन काल में, बड़ा नाम है हवेनस्वांग। हवेनस्वांग, हवेनस्वांग जिसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की, सीयू की नामक एक पुस्तक लिखी थी हेनस्वांग ने, जिसने लगभग 44 वर्षों तक इस पूरे के पूरे भारत की यात्रा की थी और अपना यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। उसकी भी चर्चा अपने इसके प्रशासन में करेंगे दोस्तों। तो जब हेनस्वांग था, ये सबसे पहले इस प्रभाकर वर्मा के दरबार में था, तो हर्षवर्धन ने इसको एक बार न्योता भेजा, अभी आप इस हेनस्वांग को मेरे पास भेजो। तो प्रभाकर वर्धन ने उत्तर दिया कि मैं अपना सर दे सकता हूं, परंतु इस हेनस्वांग को आपके दरबार में नहीं भेज सकता। आगे से हर्षवर्धन ने भी उत्तर दिया कि आप अपना सर ही भेज दीजिए। तो इससे ये घबरा गया और इसने इस हेनस्वांग को इसके पास भेज दिया। इसका एक राजदूत था हंसवेग। हंसवेग नामक राजदूत इस हर्ष के पास गया, हर्षवर्धन के पास गया। हर्षवर्धन के पास जाकर इसने कहा भी हमारा राजा भी आपके क्या करना चाहता है? सहायता करना चाहता है, क्योंकि यहां पड़ता है बंगाल, इस दिशा में इधर से आक्रमण हो रहा है, इधर से मैं कर देता हूं। अर्थात ये जो गौड़ शशांक है वो दोनों तरफ फंस जाएगा और उसके अपने क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। परंतु जो शशांक है आगे उल्लेख नहीं मिलता भी क्या होता है, हो सकता है भाग गया भी, उल्लेख ये मिलता है भी आगे ये यहाँ से भाग गया और अपनी आगे जाके अपनी मौत मरा था। तो ये अपनी इसकी कहानी है। तो उसके पश्चात हर्ष वापस लौट आता है। हर्ष आने के बाद
हर्ष आने के बाद इसको पता चलता है कि इसकी जो बहन थी, यानी जो इसकी बहन थी कौन है, राज्यश्री, इसकी बहन राज्यश्री इन सभी, क्योंकि इसका पति मारा गया था, पिता माता भाई इनकी एक निर्मम हत्या हो चुकी थी, तो राज्यश्री इन सभी से दुखी होकर विंध्याचल जंगलों में भाग गई। और जो हर्ष था, हर्ष ने दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु था, उसकी मदद से इसने राजश्री को खोजा। जब इसने राजश्री को खोजा तब इसने देखा भी राजश्री सती होने जा रही थी, अर्थात सती सैया बना रखी थी, उस पर लेटने ही वाली थी। तब जाकर ये इसको बचाते हैं, बचाकर वापस अपने साम्राज्य में ले आते हैं। तब इस समय की जो स्थिति है, अर्थात थानेश्वर पर हर्ष का राज्य है, कनौज स्वतंत्र था, अर्थात कनौज पर राजश्री का ही शासन था। और इस जो हर्ष था है, हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राज्य जो राजधानी है वो कनौज पर स्थानांतरित कर दी थी साहब। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब अगले पार्ट में अपने हर्ष क्या था, इसको महान सम्राट यानी इसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसकी चर्चा अपनी आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।